गुड इवनिंग स्टूडेंट। सृजन क्लासेस में मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की अंतिम पड़ाव की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। हमने अभी तक अकाउंटिंग में कॉन्सेप्चुअल क्लासेस 3 कंप्लीट की थी। आज हम 4th क्लास में बात करेंगे कुछ 5 ऐसे पॉइंट पर जिनमें से जनरली एक पॉइंट पर तो क्वेश्चन आता ही है। देखिए सर, बात करते हैं। सबसे पहले आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है सहायक बही। हाँ, इसको आप बोलते हैं सब्सिडरी बुक, यही बोलते हैं ना। हाँ, सब्सिडरी बुक, सहायक बही, ये आपकी प्राइमरी बुक है। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये जर्नल ही है। इसमें हम एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फुटकर यानी खुदरा रोकड़ बही। इसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। सीखना बेटा क्या है ये। इसमें से जनरली क्वेश्चन बनाया जाता है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। देखो, सबसे पहली बात सुनो, ये फुटकर खुदरा रोकड़ बही क्या है। आपको जैसे पता है सहायक बहियां कुल 8 होती है ना। कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर, यही होती है ना 8। अब बेटा ध्यान रखना, ये इसके नाम के साथ रोकड़ बही लगा हुआ है, लेकिन खुदरा रोकड़ बही, पहली बात तो बेटा ये कोई सहायक बही नहीं है, ये सब्सिडरी बुक नहीं है बेटा। और याद रखना, ये रोकड़ बही का प्रकार, टाइप ऑफ कैश बुक भी नहीं है। ना सब्सिडरी बुक है ना टाइप ऑफ कैश बुक है, क्योंकि कैश बुक के तो 3 ही टाइप होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। तो ये तो वो भी नहीं है। ये है क्या सर? ये एक तरह का बेटा रोकड़ बही का प्रारूप है। ओके, इसको बोल सकते हो ये फॉर्मेट ऑफ कैश बुक है। हाँ बेटा, यानी ये एक बात तो ध्यान रखना, ये सहायक बही नहीं होती, सब्सिडरी बुक नहीं है, ये टाइप ऑफ कैश बुक भी नहीं है, ये तो फॉर्मेट ऑफ कैश बुक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक रोकड़ बही, इसको बोलते हैं एनालिटिकल कैश बुक। ये ध्यान रखना। 4 पॉइंट तो आपके ये रेडी हो गए। सब्सिडरी बुक नहीं है, रोकड़ बही का एक टाइप प्रकार नहीं है, ये विश्लेषणात्मक रोकड़ बही है, ये रोकड़ बही का एक प्रारूप है। सर ये है क्या? बेटा इसमें क्या होता है, व्यापार में अल्प राशि, छोटी छोटी राशि, नगण्य राशि, नेग्लिजिबल अमाउंट के, इररिलेवेंट जो छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा सर, तो सर इसमें होता क्या है? देखो बेटा, व्यापार में एक होता है मेन केशियर, मुख्य रोकड़िया होता है। और बेटा ये जो मेन केशियर होता है ना, ये मेन केशियर ये व्यापार के मुख्य लेन देनों को देखता है, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी को ये देखता है। लेकिन क्या होता है, एक शब्द और लिख रहा हूं, पेटी कैशियर। पेटी कैशियर का मतलब होता है लघु रोकड़िया। बेटा बेसिकली ऐसा नाम मैंने लिख दिया बुक के हिसाब से। जनरली ये काम पियोन करता है ऑफिस में, है ना, लेकिन हम पियोन का नाम लेखांकन में यूज नहीं कर सकते। हमने कहा कि व्यापार में जो अल्प राशि और छोटी छोटी राशि के व्यय होते हैं ना,
उनको उनकी हेडेक ये नहीं रखता, उसका संचालन करने का काम लघु रोकड़िए के पास है। मुख्य रोकड़िया फॉर एग्जाम्पल इस लघु रोकड़िए को जैसे 1 जनवरी 2025 को 1,000 रुपए का एक अमाउंट दे दिया, एक बैलेंस दे दिया कि भैया ये रख तेरी पेटी के अंदर और छोटे छोटे एक्सपेंसेस का इससे पेमेंट करते जाना और महीने के अंत में एक साथ हिसाब दे देना। तो बेटा ये जो 1,000 रुपए का बैलेंस दिया ना, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड कैश, इसको बोलते हैं अग्रदाय शेष। हाँ, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड रोकड़। तो बेटा यहां क्या चीज समझ में आई? हाँ, इम्प्रेस्ड प्रणाली पर कौन चलता है? पेटी कैश बुक चलता है। 1,000 रुपए का बैलेंस दिया, अब उसने मान लो 700 रुपए एक्सपेंस कर दिया, खर्च कर दिया, तो मुख्य रोकड़िया क्या होगा? महीने के अंत में 700 रुपए खर्चे की एक एंट्री कर देगा सन्ड्री एक्सपेंस की, और जो बचा वो 300 रुपए वो बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है, वो शेष है। उस शेष को बोलते हैं संपत्ति। क्वेश्चन जनरेट होता है कि पेटी कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, तो उसका जवाब है पेटी कैश बुक का बैलेंस एक संपत्ति होता है। न खर्च होता है, न आय होता है, न दायित्व होता है। क्या होता है? संपत्ति होता है। अच्छा बताओ कितने रुपए खर्च किए? 700 रुपए खर्च किए। तो मेन कैशियर क्या करेगा? 700 रुपए की एंट्री करने के बाद जितने खर्च किए हैं उतने उसको वापस पुनर्भुगतान रिएम्बर्स कर देगा। तो वापस उसके पास बैलेंस 1 तारीख को 1,000 हो जाएगा। याद रखना, मेन कैशियर पेटी कैशियर को कौन सा अमाउंट रिएम्बर्स करेगा? जितना खर्च हो गया है। तो यहां बेटा ध्यान रखना, मैं 7 पॉइंट बोल रहा हूं, उनको समझ लो। पेटी कैश बुक सब्सिडरी बुक नहीं होती, टाइप ऑफ कैश बुक भी नहीं होती, एनालिटिकल कैश बुक होती है, और ये रोकड़ बही का एक फॉर्मेट है, प्रारूप है। इसमें अल्प राशि, छोटी छोटी राशि के व्ययों को दर्ज करते हैं, जैसे डाक टिकट, चाय पानी, छोटी स्टेशनरी, टैक्सी किराया, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंस। वो उसकी हेडेक मुख्य रोकड़िया नहीं रखता। मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िए को एक अवधि के प्रारंभ में एक निश्चित राशि का शेष देगा, जिसको क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड रोकड़। अग्रदाय शेष बोलते हैं इसको। और जितने रुपए खर्च कर दिए उतने रुपए की वो एक एंट्री कर लेगा, और अवधि के अंत में जो शेष बचेगा उसको बोलते हैं एसेट। और जितने खर्च किए उसको वो वापस क्या कर देगा? रिएम्बर्स कर देगा। ध्यान रखना। अब बात आती है दूसरे नंबर पॉइंट पर। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ना बेटा। ये है मुख्य जर्नल, इसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, इसको हम बोलते हैं रोजनामचा, इसको बोलते हैं हम जर्नल विशेष। तो ये जर्नल प्रॉपर जो है ना, ये क्या है वो सुनो। देखो, सहायक बहियां 8 होती है। हर एक बही के अपने अपने ट्रांजैक्शन होते हैं जो दर्ज होते हैं, पर इसमें कौन से ट्रांजैक्शन दर्ज होते हैं? सरल शब्दों में बोलूं तो जो अन्य 7 बहियों में नहीं आए। सर जैसे अलग अलग करके बताओ। देखो भाई, हर एक बही की अपनी विशेषता है, उन पे बाद में बात करूंगा, पहले इसको सुनो। 5 तरह की एंट्रियां आती है जर्नल प्रॉपर में। यहां से क्वेश्चन रेज होता है, सर 5 तरह की जर्नल एंट्रियां मतलब? नंबर 1 ओपनिंग एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि। नंबर 2 क्लोजिंग एंट्री, अंतिम प्रविष्टि। नंबर 3 ट्रांसफर एंट्री, हस्तांतरण, अंतरण प्रविष्टि। नंबर 4
समायोजन प्रविष्टि, एडजस्टमेंट एंट्री, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनर्ड, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ये सारी। और नंबर 5, अशुद्धि के सुधार की प्रविष्टि, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये 5 एंट्रियां याद रखना बेटा। इन 5 एंट्रियों को करने की जगह कौन होता है? हाँ, मुख्य जर्नल में दर्ज होता है। कौन कौन सी? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। एक बात तो ये हो गई। अब मैंने कहा कि रोकड़ बही में क्या दर्ज होगा? जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक आता है वो सब रोकड़ बही में दर्ज होगा। क्रय बही में केवल उधार खरीदे गए व्यापारिक माल को दर्ज करेंगे। अगर उधार संपत्ति खरीद ली तो वो यहां पे जाएगी मुख्य जर्नल में। विक्रय बही में केवल उधार बेचे गए व्यापारिक माल का लेखा होगा, और अगर संपत्ति उधार बेच दी मुख्य जर्नल में। अगर उधार बेचे गए माल की वापसी है तो विक्रय वापसी में, उधार खरीदे गए माल की वापसी है तो क्रय वापसी में। अगर शब्दों का चयन ध्यान रखोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। याद रखना, हमेशा क्वेश्चन जब आता है तो वो क्वेश्चन आपको ये आइडेंटिफाई करने का मौका नहीं देता और आप जल्दबाजी में जवाब देते हो। उसके स्वरूप को आप ध्यान में रखना बेटा। मैंने दूसरा पॉइंट आपको सिखाया आज, कौन सा? पहला पेटी कैश के बारे में, दूसरा मुख्य जर्नल में क्या क्या जाता है। अब तीसरे नंबर पे बेटा मैं बात करूंगा जो 2 पॉइंट की, वो है लाभों पर प्रभार, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक होता है बेटा लाभों का नियोजन, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फर्क समझ लो बेटा। देखो बेटा, 2 बातें लिखी है, लाभों पर प्रभार और लाभों का नियोजन। पहली चीज तो ये समझो कि आप 2 अकाउंट लिखे हैं, पीएनडल और पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली चीज तो ये बेटा कि केवल डेबिट साइड के आइटम जो होते हैं उन्हीं को हम क्लासिफाइड करते हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन में। यानी कभी भी क्रेडिट साइड के आइटम को हम नहीं बोलते चार्ज और एप्रोप्रिएशन में, एलोकेट नहीं करते, ये ध्यान रखना। इसका मतलब केवल वो आइटम जो डेबिट साइड से बिलोंग करते हैं उन्हीं को चार्ज और एप्रोप्रिएशन में हम शामिल कर सकते हैं। पहली बात, क्रेडिट साइड के आइटम को शामिल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात, पीएनडल अकाउंट में डेबिट साइड पर नेट प्रॉफिट नीचे आता है, इससे ऊपर सारे आइटम जो है वो सब चार्ज ही चार्ज हैं, सारे चार्ज हैं। पीएनडल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे जो आते हैं वो सब एप्रोप्रिएशन है। अब तीसरी बात, चार्ज का मतलब है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो वो तो आपको दिखाना पड़ेगा, मैंडेटरी है दिखाना, चाहे लॉस आ जाए आपके पास दिखाना पड़ेगा। जैसे डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा चाहे लॉस आ जाए, रेंट दिखाना पड़ेगा चाहे लॉस आ जाए। हाँ, वो सारे आइटम चार्ज के दिखाने पड़ेंगे। पर एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, सब्जेक्ट टू प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशन कर सकते, वरना नहीं कर सकते। अब थोड़ा सरल शब्दों में बताता हूं। देखो बेटा, ये जो शब्द एप्रोप्रिएशन है इसका यूज केवल मालिक के लिए होता है। जहां ऑनर की बात आएगी वहां एप्रोप्रिएशन शब्द का यूज होगा, केवल ऑनर की बात। बाहर वालों के लिए सारे ऑब्लिगेशन आपके चार्ज है, सारे बाहर वालों का जो भी पैसा देना बकाया है सब चार्ज है, देना पड़ेगा, वो सब चार्ज है। मालिक के लिए 2 बातें हैं।
मालिक व्यापार में क्या इंट्रोड्यूस करता है? एक तो कैपिटल और एक मेहनत, लेबर। अगर ऑनर को उसकी कैपिटल पूंजी के बदले में या उसकी मेहनत श्रम के बदले में कुछ दोगे, वो सब एप्रोप्रिएशन है। और उसकी मेहनत और उसकी कैपिटल पूंजी के अलावा कुछ दोगे तो वो चार्ज है। सर कैसे? सुन लो। स्वामी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, पूंजी पर दे रहे हो, पूंजी के बदले है ना, वो एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। पार्टनर को सैलरी मेहनत के बदले है ना, एप्रोप्रिएशन है। अगर प्रॉफिट होगा तो दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। पर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, ऋण पर ब्याज, वो ना पूंजी है ना श्रम है, देना पड़ेगा, वो सब चार्ज है। इसका मतलब याद रखना, एप्रोप्रिएशन शब्द केवल ऑनर के लिए आता है, मालिक के लिए आता है, आउटसाइडर के लिए नहीं आता। आउटसाइडर के लिए हमेशा क्या आता है? चार्ज। मालिक को पूंजी और श्रम के बदले देते हो तो एप्रोप्रिएशन है, उसके अलावा बाकी सब चार्ज है। मैं 10 आइटम बोलता हूं, अच्छी तरह सुन लेना। रेंट चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज, सैलरी चार्ज, एडवर्टीजमेंट चार्ज, सारे प्रोविजन चार्ज, रिजर्व एप्रोप्रिएशन है, वो यहां आता है, आएगा ही आएगा। डिविडेंड स्वामियों को दे रहे हो कैपिटल के बदले में, वो सब एप्रोप्रिएशन है। लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हो, वो चार्ज है, देना पड़ेगा। ऐसे उसको एलोकेट करते हुए चलना बेटा, वरना क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, गलत कर जाओगे। अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो एप्रोप्रिएशन है, कर्मचारी को दे रहे हो तो चार्ज है। लेबर और कैपिटल वाला पॉइंट अच्छी तरह समझ लेना, उससे आपकी गलती नहीं हो सकती बेटा। तो हमने 3 नंबर पे बात की चार्ज की और फिर बात की एप्रोप्रिएशन की। अब अगली बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है वो है साहब डेबिट नोट। डेबिट नोट ये है साहब क्रेडिट नोट, यानी ये क्रेडिट नोट, ये लो साहब, ये है क्रेडिट नोट। इसको बोलते हैं जमा पत्र, इसको बोलते हैं नाम पत्र। पहले तो बात करते हैं एकदम सिंपल सिंपल, ये दोनों क्या है बेटा? ये एक्चुअली जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए एविडेंस होते हैं, है ना, उसके बेस पर, जिनको हम बोलते हैं साक्ष्य, जिनके बेस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये उसकी भूमिका में आते हैं। लेकिन पहले सरल शब्दों में समझते हैं। देखो, पहली बात सिंपल समझने वाली, डेटर और ये है क्रेडिटर। तो सबसे पहली बात तो बेटा नाम में छुपा हुआ है जनरल सेंस में कि डेटर मतलब डेबिट नोट, क्रेडिटर मतलब कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। पहले ये समझ लो सिंपल शब्दों में। पहले सर इसका मतलब डेटर वो होता है जो उधार माल क्या करता है? उधार माल क्या करता है? खरीदता है। डेटर तो उधार माल खरीदता है, और ये क्या करता है? ये उधार माल बेचता है। ओके, इसका मतलब ये सेलर है भाई, और इसका मतलब ये कौन है? बायर है। अच्छा, खरीदने वाला, बेचने वाला। अब मैंने कहा कि देखो भाई, अगर ये बी नाम है और ये ए नाम है तो सीखो, सबसे पहले जब बी माल बेचेगा किसको? ए को, तो एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो 100 रुपए का माल बेचते ही उसने बिल बनाया और इसको बिल दे दिया।
वो बिल की एक कॉपी इसके पास है, एक कॉपी इसके पास है, इसने परचेज की एंट्री कर ली, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, कितने का, कितने का, 100 रुपए का। देखो बेटा अब क्या होगा जब माल वापस करते हैं, माल वापस ये करेगा ना तो परचेज रिटर्न करेगा, तो क्या बोलेगा, बी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 10 रुपए। तो जब ए माल वापस करता है तब वो एंट्री में बी को क्या करता है, डेबिट करता है, क्योंकि माल वापस कर रहा है तो वो डेबिट करता है, साथ में डेबिट नोट बना के इसको दे देगा, कहेगा ये माल लो और ये डेबिट नोट लो। इसका मतलब डेबिट, डेटर परचेज रिटर्न बुक बनाते समय डेबिट नोट बनाकर भेज देता है। और क्रेडिटर क्या करेगा, जब सेल्स रिटर्न बुक बनाएगा, जैसे ही सेल्स रिटर्न आया 10 रुपए का, वो एंट्री में उसको क्रेडिट करेगा और क्रेडिट नोट बनाकर इसको भेज देगा, आपस में एक्सचेंज कर लेगा। इसका मतलब डेटर डेबिट नोट बनाएगा, इसको भेजेगा, क्रेडिटर क्रेडिट नोट बनाएगा, इसको भेजेगा। और ऐसा बोलूं, डेटर क्रेडिट नोट लेगा, डेबिट नोट देगा, क्रेडिटर क्रेडिट नोट देगा, डेबिट नोट लेगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि केवल माल की वापसी के लिए ही ऐसे नोट तैयार होते हैं, ये छोटी विचारधारा है। मैं बताऊं कैसे, देखो याद रखना, अगर माल की क्वांटिटी कम ज्यादा आ गई, उसको सेटल करने के लिए भी ये नोट काम आते हैं। डिस्काउंट कम ज्यादा लग गया तो भी सेटल करने के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट काम आते हैं। खराब क्वालिटी आ गई और अमाउंट को एडजस्ट करना है तो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट काम आते हैं। बताऊं आपको, जैसे मान लो बी ने ए को माल बेचा और 100 रुपए का बिल बनाना चाहिए, गलती से अगर गलती से 10 रुपए ज्यादा का बना देता, 110 का कर देता, तो 10 रुपए को कैंसिल करने के लिए वो क्रेडिट नोट भेजता ना। हाँ सिंपल सी बात है। तो माल की वापसी के लिए तो है ही है, गलत डिस्काउंट, गलत मात्रा, खराब गुणवत्ता, सब का उपचार करने का रास्ता ये है। अच्छा, डेटर कौन सा नोट बनाएगा, डेबिट नोट। क्रेडिटर कौन सा नोट बनाएगा, क्रेडिट नोट। एक जर्नल सेंस की बात है। क्रेडिटर विक्रय वापसी बही बनाते समय क्रेडिट नोट बनाएगा, डेटर क्रय वापसी बही बनाते समय डेबिट नोट बना के इसको देगा। जनरली ये माल की वापसी के लिए आप समझते हैं, लेकिन ये ब्रॉड सेंस के अंदर है, इसको पूरा समझ के और अपने काम को अंजाम देना एग्जाम का बहुत अच्छा पॉइंट है। उसी मैनर में आप उसको समझना ताकि आपसे गलती ना हो। आगे बात समझ में? हाँ, आज हमने जिन पॉइंट पे चर्चा की उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अगली क्लास में कुछ और 5 पॉइंट एडिशनल लेंगे जिन पे चर्चा करेंगे, फिर लास्ट की क्लासेस के अंदर उनके से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।